मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाली सरकार क्या ट्रंप के दबाव में ये सब कर रही है। भारत में जब भी आप किसी दुकानदार को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, चाहे गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम से, ये पूरी तरह मुफ्त होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। मगर जब आप किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं, जैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड से, जो कि दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं, तो हर बार ट्रांजैक्शन पर आपको 1 से 3% तक कमीशन देना पड़ता है। यही वजह है कि भारत में कार्ड के मुकाबले यूपीआई कहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। मगर अब आने वाले वक्त में आपको इसी फ्री यूपीआई पर भी अब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, और इसकी वजह जितनी घरेलू लगती है, असल में उतनी अंतर्राष्ट्रीय है। हाल ही में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लोकसभा में एक बिल पास करवाती हैं, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में बदलाव करता है और बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को ये अधिकार देता है कि वो अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर भी टैक्स वसूल कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा चार्ज फिलहाल सिर्फ दुकानदारों से लिया जाएगा, आम आदमी से नहीं लिया जाएगा। मगर ज़रा सोचिए, दुकानदार इस एक्स्ट्रा चार्ज की भरपाई आखिर क्यों करेगा? जाहिर है वो इसे प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ देगा और घूम फिर कर ये बोझ आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार ये बदलाव अमेरिका की कुछ कंपनीज, खासकर वीज़ा और मास्टर कार्ड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कर रही हैं। आखिर ये कनेक्शन बनता कैसे है, इसे समझने के लिए हमें करीब 15 से 16 साल पीछे चलना होगा। क्यों सरकार देसी रुपे कार्ड को कंगाल करके अमेरिकी वीज़ा और मास्टर कार्ड को फ़ायदा दे रही है, जानेंगे पूरी इसकी हिस्ट्री फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज से 15-16 साल पहले भारत में पैसों का लेन देन ज़्यादातर कैश में या चेक के जरिए होता था। डिजिटल पेमेंट के नाम पर बस कुछ लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते थे या बड़े बड़े शहरों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड चला करते थे, और ये कार्ड ज़्यादातर विदेशी कंपनियों के होते थे, जिनमें वीज़ा और मास्टर कार्ड सबसे आगे थे। ये दोनों कंपनियां हर डिजिटल लेन देन पर 0.9% से 3% तक एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूला करती थी, यानी वो फीस जो कोई भी कंपनी डिजिटल पेमेंट कराने के बदले लेती है। इस विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए साल 2008 में रिजर्व बैंक और भारत के बड़े बैंक मिलकर एक नई संस्था बनाते हैं, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मकसद था भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम खड़ा करना। एनपीसीआई का पहला प्रोडक्ट था रुपे कार्ड, जो 2012 में लॉन्च हुआ। बिल्कुल वीज़ा मास्टर कार्ड जैसा ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बस फ़र्क इतना कि ये पूरी तरह भारत का अपना नेटवर्क था, देसी था, और इसलिए किया गया ताकि विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली मोटी फीस बचाई जा सके। इसके बाद 2016 में एनपीसीआई एक और बड़ा कदम उठाती है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च करती है, जो एक बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट से सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के जरिए जोड़ देता है, बिना अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड याद रखे। ठीक इसी दौर में नवंबर 2016 में नोटबंदी आती है। सरकार रातों रात 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर देती है, जो देश के कुल कैश का लगभग 86% हिस्सा था। अचानक लोगों के पास कैश नहीं बचता और डिजिटल पेमेंट एक मजबूरी बन जाती है। सरकार इसी मौके को भुनाते हुए 30 दिसंबर 2016 को अपनी खुद की यूपीआई ऐप भीम लॉन्च करती है, जिसे प्रमोट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील भी करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे जैसी प्राइवेट ऐप्स भी बाजार में आ जाती हैं, और ये सभी उसी यूपीआई सिस्टम पर ही काम करती हैं। फिर सरकार एक और अहम फैसला लेती है। 2020 में कानून बनाकर तय किया जाता है कि यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर कमीशन शून्य रहेगा, यानी ना दुकानदार से पैसा लिया जाएगा ना ग्राहक से। इसका सीधा फायदा ये होता है कि छोटे से छोटा दुकानदार भी बिना किसी झंझट के डिजिटल पेमेंट लेने लगता है, और यहीं से वीज़ा मास्टर कार्ड की कहानी अलग होने लगती है। ये दोनों कंपनियां क्रेडिट कार्ड पर 1 से 3% और डेबिट कार्ड पर 0.4 से 1% तक कमीशन वसूलती रहती हैं, जबकि यूपीआई बिल्कुल मुफ्त रहता है। नतीजा, आम आदमी और दुकानदार दोनों धीरे धीरे यूपीआई की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आप याद कीजिए, आप लास्ट टाइम एटीएम की लाइन में कब लगे थे? अब ज़रा इन आंकड़ों से इस बदलाव की रफ्तार समझिए। साल 2018 में भारत के डिजिटल पेमेंट बाजार में क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 43% थी, जो 2024 तक गिर करके सिर्फ 21% रह जाती है। वहीं आज यूपीआई भारत के कुल डिजिटल लेन देन का लगभग 70% हिस्सा संभालता है। जुलाई 2026 में सिर्फ एक महीने में यूपीआई से 23 अरब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए थी। जी हाँ, 30 लाख करोड़। पूरे साल का हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा करीब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है।
जो 2016 के मुकाबले लगभग 4000 गुना ज़्यादा है। यानी दुनिया में इतना बड़ा और पूरी तरह मुफ्त पेमेंट सिस्टम शायद कहीं और मौजूद ही नहीं है। इसी दौर में 2022 में सरकार रुपए को एक खास अधिकार देती है। यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा सिर्फ रुपए ही दे सकता है, वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं दे सकते। इसके बाद रुपए का इस्तेमाल और भी तेजी से बढ़ गया और आज भारत के क्रेडिट कार्ड बाजार का लगभग 18% हिस्सा रुपए के पास पहुंच गया, जो हर महीने लगभग 35,000 करोड़ रुपए का लेन देन संभालता है। दूसरी तरफ वीज़ा मास्टर कार्ड की कार्ड मशीनें सिर्फ 73 लाख दुकानों में मौजूद हैं, जबकि यूपीआई का क्यूआर कोड 23 करोड़ से भी ज़्यादा दुकानों तक पहुँच चुका है। यानी अमेरिकी कार्ड कंपनियों की पहुँच लगातार सिमटती जा रही है और यही बात अमेरिका को खटकने लगती है। अब यहीं पर एंट्री होती है यूएसटीआर की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अमेरिका की एक सरकारी संस्था जिसका काम है विदेशी व्यापार में अमेरिका के आर्थिक हितों की हिफाजत करना, दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डील्स तय करना और जब भी कोई देश अमेरिकी सामान या कंपनियों पर भारी टैक्स लगाए तो उसके खिलाफ दबाव बनाना। यूएसटीआर अपनी एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाता है कि भारत की पेमेंट पॉलिसी अपने ही देश की कंपनियों यूपीआई और रुपए को फ़ायदा पहुंचाती हैं और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो कौन देश नहीं चाहता कि उसकी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन ये दबाव डालना शुरू करते हैं और इसके ठीक बाद भारत सरकार ट्रंप का रास्ता साफ करने के लिए वही बिल लेकर आ जाती है। हालांकि सरकार ने बिल में सीधा अमेरिका का नाम नहीं लिया है, मगर ये ज़रूर लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया की जियोपॉलिटिकल यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन में गड़बड़ी आई है और इन बाहरी आर्थिक झटकों का असर कम करने के लिए ये बदलाव अब ज़रूरी है। अब एक पल के लिए ये मान भी लें कि बदलाव ज़रूरी था, तो भी सरकार को अपने आसपास के देशों से कुछ सीखना चाहिए था। मसलन ब्राज़ील में बिल्कुल यूपीआई जैसा ही एक सिस्टम है जिसका नाम है पिक्स। ये भी फ्री है, इंस्टेंट है और वहाँ के करीब 18 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। जिस तरह भारत में यूपीआई ने कार्ड कंपनियों को पीछे धकेला, उसी तरह ब्राज़ील में पिक्स ने वीज़ा मास्टर कार्ड का धंधा चौपट कर दिया। तो अमेरिका ने ब्राज़ील के साथ भी वही तरीका अपनाया और जुलाई 2026 में ब्राज़ीलियन सामानों पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया, जिसकी एक बड़ी वजह पिक्स को बताया गया। ये पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश के पेमेंट सिस्टम को निशाना बनाकर इतना बड़ा टैरिफ लगाया, मगर ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने साफ मना कर दिया झुकने से। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई भी उनके पिक्स को नहीं बदलेगा, ये फ्री है और फ्री ही रहेगा। उन्होंने टैरिफ झेल लिया मगर अपना सिस्टम नहीं बदला। ब्राज़ील के वित्त मंत्री ने भी कहा कि अमेरिका असल में इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पिक्स ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों का मुनाफा छीन लिया है। इसी दौरान ब्राज़ील ने चीन के साथ अपना व्यापार दोगुना भी कर लिया, जो अब उसके कुल एक्सपोर्ट का 28% हिस्सा है और भारत को होने वाले शिपमेंट्स में भी 50% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। यानी लूला ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की बजाय अपने बाजार को दूसरी दिशाओं में मोड़ना बेहतर समझा और नतीजा ये निकला कि जिस टैरिफ हथियार से अमेरिका पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश कर रहा था और कर रहा है, ब्राज़ील के मामले में वही हथियार अमेरिका की अपनी सीमाओं को जाहिर कर गया। भारत और ब्राज़ील दोनों जगह कहानी एक जैसी है। एक सस्ता फ्री देसी पेमेंट सिस्टम बनता है और इससे वीज़ा मास्टर कार्ड को नुकसान होता है और फिर अमेरिका दबाव बनाता है। फ़र्क लेकिन इतना है कि ब्राज़ील ने खुलकर मना कर दिया जबकि भारत ने अपना ही कानून बदल दिया। इसी मुद्दे पर जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सरकार को चेतावनी भी दी कि भारत को अमेरिकी दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलनी चाहिए और सिर्फ वीज़ा मास्टरकार्ड जैसी विदेशी कंपनियों का मुनाफा बचाने के लिए, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए अपने ही मुफ्त सिस्टम पर चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। अब यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ा विरोधाभासी मोड़ आता है। जिस रुपए को सरकार ने खुद अपने दम पर खड़ा किया था, उसी को बढ़ावा देने के लिए 2021 के बजट में एक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया था और अप्रैल 2022 में कैबिनेट ने इसे बाकायदा मंजूरी दी 2600 करोड़ रुपए की स्कीम के साथ। इसके तहत बैंकों को रुपए, डेबिट कार्ड और छोटी रकम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए फिनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाता था। इसी दौर में जीएसटी काउंसिल ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके तहत रुपे कार्ड, भीम और यूपीआई से पेमेंट करने पर जीएसटी में 20% तक का कैशबैक मिलता था। ये सुविधा सिर्फ देसी पेमेंट सिस्टम के लिए थी, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के लिए नहीं थी।
और साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी रुपे कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को खास डिस्काउंट मिलते थे। जैसे अमेजॉन पे पर रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड से बिल और रिचार्ज भरने पर हर शुक्रवार को 20% की छूट मिलती थी। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर भी शॉपिंग करने पर छूट मिलती थी। लेकिन 2023-24 के बाद इसी स्कीम की फंडिंग में लगातार कटौती होने लगी। 2023-24 में इस इंसेंटिव स्कीम के लिए 2487 करोड़ रुपए तकरीबन तय किए गए, जो 2025 और 26 के बजट में घट करके सिर्फ 437 करोड़ रुपए रह गए। यानी सिर्फ 2 सालों में 82% की भारी कटौती कर दी गई। इसी के साथ साथ जमीन पर भी असर दिखने लगा। अमेजॉन पे पर रुपे कार्ड से मिलने वाली 20% साप्ताहिक छूट अप्रैल 2025 से पूरी तरह बंद कर दी गई। तमाम ऑफर्स खत्म कर दिए गए। इंडस्ट्री के लोग कहने लगे कि प्राइवेट बैंक अब बिना सरकारी सपोर्ट के रुपे कार्ड जारी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि रुपे डेबिट कार्ड की मार्केट हिस्सेदारी पहले से घटकर कुल कार्ड पेमेंट्स के 30% से भी नीचे आ चुकी थी। फंडिंग में इस भारी कटौती की असली वजह भी अब समझ लीजिए। चूंकि यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर पॉलिसी लागू है, यानी ना ग्राहक से पैसा ना दुकानदार से, तो बैंकों, पेमेंट ऐप्स और एनपीसीआई को हर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की लागत खुद अपनी जेब से उठानी पड़ती है। एक यूपीआई पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में तकरीबन 0.25% की लागत आती है। यही सरकारी इंसेंटिव इन कंपनियों को उस लागत की भरपाई के लिए मिला करता था, जो खत्म कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब जब यही इंसेंटिव कम होने लगा, तो छोटे और मझोले पेमेंट्स प्रोवाइडर्स के लिए मुफ्त सिस्टम को चलाना मुश्किल होने लगा। और ये एक पूरी रणनीति के तहत किया गया। हालांकि ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसे ही इंडस्ट्री से तीखी प्रक्रियाएं आने लगी, तो सरकार को 2026-27 के बजट में एक बार फिर से 2000 करोड़ रुपए का आवंटन करना पड़ा। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे इंडस्ट्री बॉडीज़ भी अब मांग करने लगे कि सरकार को बड़े मर्चेंट पर कंट्रोल्ड एमडीआर लगाने की इजाज़त दे दी जाए, यानी 20 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों पर, ताकि कंपनियां हमेशा सरकारी इंसेंटिव पर निर्भर ना रहें। क्योंकि सरकार अपने बजट में इसके लिए कितना बजट रखती है, ये एकदम से अज्ञात है। कभी 2000 करोड़ तो कभी 400 करोड़। इसलिए 20 लाख कमाने वाले अब व्यापारियों पर या उससे ज़्यादा कमाने वाले व्यापारियों पर ये एमडीआर लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो नए नियम आए हैं उसमें ऐसी कोई सीमा अभी सरकार ने नहीं रखी है कि ये एमडीआर जो लगेगा, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा, वो 20 लाख कमाने वालों पर लगेगा या ज़्यादा कमाने वालों पर लगेगा, या जो दिन के केवल 100 रुपये या 1000 रुपये कमा रहा है उस पर भी लगेगा। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी राय क्या बनी है? क्या सच में हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं? आप कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।